Hello students, today I am back with the second chapter of civics from class 8th. The name of the chapter is Vision Set by Our Constitution. Introduction. We all read books, all of them start with an introduction or a preface. हम सभी किताबें पढ़ते हैं और साथ ही साथ जब भी कोई हम किताब पढ़ते हैं तो वो कोई ना कोई इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट होती है. Similarly, our constitution is like a detailed book and a preamble is its preface. उसी तरीके से जो हमारा संविधान है वो भी एक तरीके की बहुत ही डिटेल में लिखी हुई किताब है और प्रियम्बल उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है. प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट स्टेटिंग द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल एक तरीके का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, एक तरीके की लाइन है जो कि ये बताती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है. द प्रियम्बल अफर्म द डिटर्मिनेशन टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ थॉट. साथ ही साथ प्रियम्बल जो है इस बात को भी इंश्योर करता है कि हमारी जो थॉट्स की, जो विचारों की जो लिबर्टी है, आज़ादी है, वो बनी रहे. हमारे एक्सप्रेशंस जो हम व्यक्त करते हैं उसकी आज़ादी बनी रहे. बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, सबको बराबरी का दर्जा मिलना, बराबरी की अपॉर्चुनिटी मिलना. And to promote a feeling of fraternity amongst the people, ensuring the dignity of the individual and the unity of the nation. साथ ही साथ इस तरह की भावनाओं को प्रमोट करना जिससे कि लोगों में फ्रेटर्निटी, भाईचारा हो गया, सब बना रहे और साथ ही साथ लोगों की डिग्निटी, आत्मसम्मान बना रहे और देश की यूनिटी, एकता पर भी कोई असर ना आए. द प्रियम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन. The preamble of our constitution state that India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. हमारे जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये कहता है कि इंडिया जो है एक सवॉर्गन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है. अब इन शब्दों का क्या मतलब है इसको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे. सवॉर्गन. सवॉर्गन मीन एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस. सवॉर्गन का मतलब है पूरी तरीके से आज़ादी, इंडिपेंडेंस. अ गवर्नमेंट विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाई एनी अदर पावर, इंटरनल और एक्सटर्नल. मतलब एक तरीके की ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जिसे किसी भी तरीके की कोई भी पावर जो है, चाहे इंटरनल देश के अंदर की पावर हो, चाहे देश के बाहर की कोई पावर हो, वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकती है, सरकार को वो कंट्रोल नहीं कर सकती है. इन अदर वर्ड इट मीन दैट द पीपल विल इन थ्योरी इज सवॉर्गन. तो हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में इट मीन्स पीपल विल, लोगों की जो विल है, जो इच्छा है, उसके अनुसार. सोशलिस्ट. सोशलिस्ट का मतलब है द वर्ड सोशलिज्म हैज़ बीन यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी. जो ये सोशलिज्म शब्द है इसको हम जब यूज़ करते हैं तो हमारा कहने का मतलब है कि इक्वालिटी, बराबरी, आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे. इट सिग्निफाइज द रोल ऑफ द स्टेट इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ. साथ ही साथ ये स्टेट का, राज्य का रोल भी हमें बताता है कि हमारे स्टेट का क्या रोल है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, की जो वेल्थ है, जो पैसा है, वो लोगों में कैसे बंटना चाहिए. दिस इज डन इन ऑर्डर टू अटेन आइडियल लाइक रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी, प्रोविजन ऑफ मिनिमम बेसिक नेसेसिटी टू ऑल एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. ऐसा इसलिए किया है ताकि हमारे जो आइडियल्स हैं उसको हम अटेन कर सकें, जैसे कि किसी के साथ इनइक्वालिटी ना हो और सबकी जो बेसिक नेसेसिटी होती है ज़िंदगी जीने की वो पूरी हो सके. साथ ही साथ सबको बराबर काम का बराबर पैसा मिले. सेक्युलर. सेक्युलर का मीन्स स्टेट इज नीदर अ रिलीजियस नॉर इररिलीजियस. जो सेक्युलर स्टेट होता है वो ना ही धार्मिक होता है, ना ही अधार्मिक होता है, ना ही एंटी रिलीजियस होता है. रादर इट इज़ क्वाइट न्यूट्रल इन मैटर ऑफ रिलीजन. एक तरीके से हम कह सकते हैं कि धर्म से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं उसको लेकर वो काफ़ी न्यूट्रल होता है. मतलब ना ही वो रिलीजियस के अगेंस्ट में बोलेगा, ना ही रिलीजियस की तरफ बोलेगा. इंडिया भी एक उसी तरीके का सेकुलर स्टेट है जो किसी भी तरीके के रिलीजन को ना ही इंकरेज करता है, ना ही बढ़ावा देता है और ना ही किसी भी धर्म को डिस्करेज करता है. मतलब वो किसी भी, इंडिया जो है एक ऐसा हमारा कंट्री है जो किसी भी धर्म को ना ही बढ़ावा देता है और ना ही किसी धर्म की निंदा करता है. दिस हैज़ टू इम्प्लीकेशन. इसके दो इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं. फर्स्टली, एवरी इंडिविजुअल इज फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन. पहला तो ये कि हर इंसान को एक पूरी तरीके से वो फ्री है कि वो किसी भी चीज़ में वो बिलीव कर सकता है, किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है. ही और शी बिलोंग्स टू, जिससे वो बिलोंग करता है. एंड सेकेंडली, द स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन.
और दूसरा तो ये कि किसी भी तरीके से किसी भी इंडिविजुअल इंसान से या किसी भी तरीके के ग्रुप ऑफ पीपल के साथ धर्म के आधार पे किसी भी तरीके से भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। द foremost aspect of secularism is to separate the religion from the state power. सेकुलरिज्म का सबसे पहला एस्पेक्ट ये हम कह सकते हैं कि जो राज्य की स्टेट की पावर है उसको धर्म से अलग रखना। दिस सेपरेशन मेक इट ईजी फॉर द कंट्री टू वर्क ऑन डेमोक्रेटिक लाइन कम्प्लीटली। इस सेपरेशन, इस अलगाव की वजह से देश को बहुत ही आसानी हो जाती है अपने काम को करने में, और वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपने काम को कर सकता है। Thus protesting the freedom of individual to follow any religion of their choice. और साथ ही साथ लोगों को भी फ्रीडम मिलता है कि लोग अपनी चॉइस की, अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस या फॉलो कर सकते हैं। Most countries across the world have various religious group living in them. अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें अलग अलग रिलीजियस धार्मिक ग्रुप के लोग रहते हैं। It is most likely that one of these group is in majority. और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें से कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जो बहुत ही मेजॉरिटी में होंगे। इन सच केस इफ अ मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स गेट्स अ होल्ड ऑफ द स्टेट पावर देन इट मे मिसयूज द पावर। और अगर इस तरीके का धार्मिक ग्रुप, जो मेजॉरिटी धार्मिक ग्रुप है, अगर उसके पास पावर आ जाए स्टेट की, तो ये क्वाइट पॉसिबिलिटी होती है कि वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं एंड रिसोर्सेज अगेंस्ट द पीपल ऑफ अदर रिलीजन, और साथ ही साथ अपनी पावर का, रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और उन लोगों के प्रति जो कि दूसरे धर्म के हैं। दिस कुड रिजल्ट इन डिस्क्रिमिनेशन, और इस तरीके से भेदभाव हो सकता है। दस डिसरप्टिंग द पीस एंड हार्मनी इन द कंट्री, जिससे कि देश की जो सुख शांति है, जो पीस है, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरी तरीके से हिल जाएगा। द माइनॉरिटी रिलीजन ग्रुप कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर ओन रिलीजन। साथ ही साथ जो हमारे जो माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है, जो कि माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप जो उनके ऊपर भी असर पड़ सकता है कि उनको उनके धर्म को प्रैक्टिस करने से रोका जा सकता है। और से हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि धर्म को स्टेट से अलग रखा जाए। टू सेफगार्ड द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, ताकि लोगों की आज़ादी को बचाया जा सके। टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, और साथ ही साथ जो लोग हैं, इंडिविजुअल हैं, वो किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सके किसी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। टू स्ट्रेंथन एंड एजर्ट इट्स सेकुलर नेचर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट द इंडियन स्टेट शुड अडॉप्ट द वेरियस स्टैचुरी। और साथ ही साथ जो सेकुलर नेचर है उसको पावरफुल स्ट्रेंथ करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्ट्रेटजीज बनाई हैं जो इंडियन स्टेट्स को फॉलो करनी चाहिए। द इंडियन स्टेट शुड नॉट प्रमोट एनी सिंगल रिलीजन एंड ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। सबसे पहले तो किसी भी इंडियन स्टेट को, राज्य को, किसी एक सिंगल धर्म को प्रमोट नहीं करना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और सभी धर्मों को बराबरी इक्वली प्रमोट करना चाहिए और बराबरी का दर्जा देना चाहिए। द इंडियन स्टेट शुड फॉलो अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन एंड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन सेंटिमेंट विदाउट इंटरफेयरिंग विद एनी ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस। दूसरा, किसी भी इंडियन स्टेट को किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और हर तरीके के धर्म की रिस्पेक्ट, सम्मान करना चाहिए, और जो धर्म से रिलेटेड जो भावनाएं, सेंटिमेंट्स हैं, उनकी सम्मान करना चाहिए, और साथ ही साथ किसी भी तरीके के धार्मिक प्रैक्टिस में बाधा नहीं डालनी चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। द इंडियन स्टेट शुड फॉलो अ पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन इफ एंड व्हेन द नीड अराइजेस टू सपोर्ट द सोशल और कल्चरल ग्रोथ। और इंडियन स्टेट्स को, राज्यों को ये पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन मतलब तब दखल अंदाजी देनी चाहिए, तब इंटरफेयर करना चाहिए जब ज़रूरत हो, जब असली में नीड हो, ज़रूरत हो। और इस तरीके की नीड जब किसी भी तरीके के हमें सामाजिक या कल्चरल ग्रोथ हो रही हो या बढ़ावा देना हो, और उस समय अगर ज़रूरत लगती है तो इंडियन स्टेट इंटरफेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इट में सपोर्ट अ रिलीजियस कम्युनिटी, जैसे कि वो किसी भी तरीके की धार्मिक कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकता है। टू ओपन एंड रन इट्स ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि कोई भी धार्मिक कम्युनिटी जो है वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खोल सकती है। और टू हेल्प अपहोल्ड इट्स कल्चर एंड आइडेंटिटी, और इस तरह के इंस्टीट्यूशन को खोल सकती है जिससे कि वो अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को, अपनी आइडेंटिटी को, पहचान को बचा के रखना चाहते हैं और आगे बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों में स्टेट इंटरफेयर रिलीजन में कर सकता है। द इंडियन स्टेट
should ensure that any religious group does not dominate the other. साथ ही साथ राज्यों को इंडियन स्टेट्स को ये भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी एक धार्मिक ग्रुप जो है दूसरे धार्मिक ग्रुप के ऊपर डोमिनेट ना करे. The Indian state should protect the member of religious group from being dominated by the other member of the same group. साथ ही साथ इंडियन स्टेट्स को ये भी ध्यान रखना होगा और प्रोटेक्ट करना होगा रिलीजियस ग्रुप के मेंबर्स को, ताकि वो अपने ही ग्रुप के द्वारा कहीं उनका डोमिनेशन ना हो, और ये चीज़ को भी इंडियन स्टेट को देखना चाहिए. डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेसी इज जनरली रेफर्ड टू एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल. डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा लोगों ने चुनी है, एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए चुनी गई है. इफेक्टिवली दिस मीन दैट द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द पीपल. इसका मतलब ये है कि सरकार का मतलब है, इट मीन्स दैट गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. सरकार जो है लोगों के द्वारा चुनी जाती है, और सरकार पूरी तरीके से लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी और अकाउंटेबल होगी. उन्हें लोगों को जवाब देना होगा. The people in India elect their government at the local, state and union level by the system of universal adult franchising. जो भारत के लोग हैं वो सरकार को लोकल लेवल पे, राज्य लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे इलेक्ट करते हैं बाय द मीडियम ऑफ वोटिंग. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग मीन्स वोटिंग. रिपब्लिक. Republic is a form of government where the power is exercised by the representative elected directly or indirectly by the citizens of the country. रिपब्लिक का मतलब होता है कि एक तरीके की गवर्नमेंट जहाँ पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव जो चुना गया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोग कंट्री के नागरिकों के द्वारा, उसके पास पावर होगी और वो उस पावर को एक्सरसाइज करेगा. वो पावर जो उसको मिली है वो लोगों के द्वारा मिली है, और लोगों ने उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्शन के माध्यम से उसको चुना है. तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो पावर को एक्सरसाइज करेगा. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे द प्रेसिडेंट हु इज़ अ हेड ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जो प्रेसिडेंट होता है किसी भी कंट्री का हेड माना जाता है, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है बाय द पीपल फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. एक निश्चित समय के लिए उसको इलेक्ट किया जाता है. आइडियल्स ट्रांसफॉर्म इनटू लॉ. एज स्टेटेड इन द प्रीएम्बल द आइडियल ऑफ अवर कंट्री इंक्लूड. जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि प्रीएम्बल में हमारे कुछ देश के आइडियल्स हैं, जैसे कि जस्टिस, न्याय, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. इट वॉज एसेंशियल टू मेक द राइट्स एंड फ्रीडम मोर रियलिस्टिक एंड अनएम्बिगुअस एंड ट्रांसपेरेंट, टू गिव अ शेप टू द आइडियल एंड टू इम्प्लीमेंट देम यूनिवर्सली. तो इसीलिए बहुत ही एसेंशियल हो गया, ज़रूरी हो गया टू मेक द राइट एंड फ्रीडम, जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, और जो आज़ादी, जो फ्रीडम्स हैं हमारे, वो ज़्यादा रियलिस्टिक हो, रियल लगें, और अनएम्बिगियस हो, क्लियर हो, और ट्रांसपेरेंट हो एकदम बिल्कुल, ताकि इनको एक शेप दिया जा सके और उसे हम यूनिवर्सली हर जगह लागू कर सकें. Therefore, these were granted to us by the Indian Constitution as fundamental right. इसीलिए इसे हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फंडामेंटल राइट के रूप में दिया गया. द फाउंडिंग फादर वांटेड टू फोस्टर दीज आइडल अमंग द पीपल. जिन्होंने हमारा संविधान बनाया है, जो हमारे मतलब फाउंडर मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ये चाहते थे कि लोगों के अंदर ये आइडियल्स रहें. दे थॉट दैट द आइडियल वुड गाइड ऑल दोज हु वुड वर्क ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम. और उन्होंने ऐसा सोचा कि ये जो आइडल्स होंगे ये उन लोगों को गाइड करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पर काम करते हैं समय समय पर. नाउ दे आर इलेबोरेटेड इन द फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटी. तो इसे हम इलेबोरेट तरीके से देख सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है, और फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया गया है. फंडामेंटल राइट्स. Every human being is entitled to enjoy the certain right which ensure a good and healthy living. हर इंसान को अधिकार राइट्स दिए जाते हैं ताकि वो अच्छे से एक अच्छी और हेल्थ भरी जिंदगी जी सके. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफर ऑल द सिटीजन सम बेसिक राइट. हमारा जो भारत का संविधान है उसने देश के नागरिकों को कुछ बेसिक राइट्स दिए हैं, और इन्हीं राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. Fundamental rights are an important feature of Indian Constitution. These rights are justiciable, which mean that if someone is denied these rights, he or she can go to the Supreme Court. Fundamental rights जो हैं हमारे बहुत ही justiciable हैं, न्यायिक हैं,
जिसका मतलब ये है कि अगर किसी भी इंसान को उसके राइट से दूर रखा गया, उसके अधिकारों से दूर रखा जाएगा, तो उसको पूरा अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं वो क्या हैं? राइट टू इक्वालिटी। The right to equality guarantees that the state shall not discriminate against any citizen on the basis of the religion. राइट टू इक्वालिटी ये गारंटी देता है कि जो स्टेट है वो किसी भी तरीके से किसी भी नागरिक के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकता है, धर्म के आधार पे, उसकी रेस, उसकी कास्ट, जाति या उसका सेक्स, वो मेल है या फीमेल है या उसका जन्म किस जगह पर हुआ है, इन आधारों पे उसको किसी भी तरीके से उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इट ऑल्सो इंश्योर इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये साथ ही साथ ये भी इंश्योर करता है कि कानून जो है वो इक्वल हो सबके लिए, विच मीन डेट ऑल द पीपल आर ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ। इसका मतलब ये है कि सारे लोगों को हम बराबर तरीके से ट्रीट करेंगे, इक्वली ट्रीट करेंगे कानून की नज़र में। इट डज नॉट ग्रांट एनी स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी इंडिविजुअल। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरीके के इंसान को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस, एडवांटेजेस या फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। दिस राइट इंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ एक्सेस टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस। ये राइट ये भी इंश्योर करता है कि हर इंसान को पब्लिक प्लेसेस, जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहाँ तक वो जा सकता है, वो उसके एसेसिबल हो, वहाँ वो जा सकता है। इट ऑल्सो इंश्योर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द सिटीजन इन एरिया ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये राइट टू इक्वालिटी ये भी इंश्योर करता है कि देश के नागरिकों को बराबर की अपॉर्चुनिटी, मौका मिले पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में। This right is embodied in the article of the Constitution that abolished the untouchability and the use of the title. इस राइट को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचबिलिटी जैसी चीज़ को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। साथ ही साथ किसी भी तरीके के टाइटल का इस्तेमाल करना भी बैंड है। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू द राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट कैन मेक रिजर्वेशन फॉर वुमेन। जैसे कि राज्य के पास ये अधिकार है, ये कर सकता है कि वो वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कर सकता है, आरक्षण कर सकता है। एंड द स्टेट में ऑल्सो मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। साथ ही साथ स्टेट के पास ये भी पावर होगी कि वो जो हमारे बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, जो इकोनॉमिकली आर्थिक तौर पे बहुत कमज़ोर होते हैं, पिछड़ा वर्ग जिसे हम कहते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल चीज़ें बनाई जा सकती हैं। राइट टू फ्रीडम। द सिटीजन इंजॉय सेवरल फ्रीडम अंडर द राइट टू फ्रीडम। देश के नागरिक जो हैं वो कुछ फ्रीडम, आज़ादी जिसे हम कहते हैं, फ्रीडम को इंजॉय करते हैं। राइट टू फ्रीडम में फर्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच मतलब बोलना, एक्सप्रेशन का मतलब जो हाव भाव हम देते हैं। एवरी सिटीजन इज फ्री टू एक्सप्रेस हिज और हर थॉट एंड आइडियाज थ्रू द स्पीचेस। भारत का हर नागरिक पूरी तरीके से फ्री है, आज़ाद है कि वो अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकता है, बोलकर, लिखकर या न्यूज़पेपर के माध्यम से। ही और शी इज़ फ्री टू क्रिटिसाइज एंड स्पीक अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू इफ़ ही और शी डिसएग्री विद देम। साथ ही साथ भारत के नागरिकों को ये भी आज़ादी है कि अगर हम सरकार की किसी भी पॉलिसी से एग्री नहीं करते हैं तो हम उन्हें क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनके खिलाफ बोल सकते हैं अगर हम डिसएग्री करते हैं तो। फ्रीडम टू असेंबल। फ्रीडम टू असेंबल, असेंबल मतलब इकट्ठा होना। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड टू एक्सचेंज द आइडियाज, सिटीजन कैन असेंबल पीसफुली। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए और आइडियाज़ का एक्सचेंज करने के लिए, दूसरे के आइडियाज़ सुनने के लिए नागरिकों को ये भी आज़ादी है कि वो बहुत ही शांतिपूर्वक असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं किसी भी जगह पर, लेकिन किसी भी तरीके के आर्म्स उनके पास नहीं होने चाहिए, हथियार नहीं होने चाहिए। दे कैन ऑल्सो असेंबल फॉर सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल। साथ ही साथ अगर वो असेंबल होना चाहते हैं, इकट्ठा होना चाहते हैं किसी भी फेस्टिवल्स को मनाने के लिए, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। एक और फ्रीडम है कि हम किसी भी तरीके की एसोसिएशन या यूनियन, संगठन बना सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम टू फॉर्म द एसोसिएशन और द यूनियन लाइक ट्रेड यूनियन एंड एजुकेशनल और कल्चरल सोसाइटी। भारत के नागरिकों के पास ये भी आज़ादी है कि वो किसी भी तरीके की एसोसिएशन, संगठन बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं या एजुकेशनल
पढ़ाई से रिलेटेड या कल्चरल सोसाइटी बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। एवरी इंडियन सिटीजन हैज़ द फ्रीडम टू गो एनीवेयर इन द कंट्री। देश के नागरिकों के पास, देश के हर नागरिक के पास ये आज़ादी है कि वो देश के अंदर कहीं भी जा सकता है। कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, एक शहर से दूसरे शहर जा सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकता है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल, इंडियन सिटीजन हैव द फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। भारतीय नागरिकों के पास ये भी फ्रीडम है कि वो कहीं पर भी रह सकते हैं, किसी भी देश के पार्ट में वो अपना घर बना सकते हैं। फ्रीडम टू चूज प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू चूज एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन ही और शी वांट टू प्रैक्टिस। साथ ही साथ हर नागरिक के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी तरीके के प्रोफेशन को या काम को प्रैक्टिस कर सकता है, वो किसी भी तरीके की ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट कर सकता है जो वो करना चाहता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अवर नेक्स्ट फंडामेंटल राइट। ऑल इंडियन सिटीजन हैव द राइट टू फाइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनी काइंड। हर इंडियन नागरिक के पास ये राइट होता है कि वो उसके खिलाफ हो रहे शोषण के खिलाफ लड़ सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, हमारे संविधान ने किसी भी तरीके का फोर्स लेबर मतलब बंदी बनाकर ज़बरदस्ती किसी से काम कराना, इसको पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर रखा है, इसके ऊपर पूरी तरीके से बंधन लगा रखा है। नाउ दिस मीन दैट नोबडी कैन बी फोर्स टू वर्क विदाउट द वेजेस और अगेंस्ट देयर विश। इसका मतलब ये है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, उसको वेजेस दिए बगैर काम नहीं करा सकते हैं या उसके इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करा सकते हैं। दिस राइट प्रोहिबिट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये राइट साथ ही साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी प्रोहिबिट करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है जब हम इंसानों की खरीद या बेच करते हैं, मतलब द ट्रेड ऑफ ह्यूमंस। फोर्स लेबर, ज़बरदस्ती काम कराना, चाइल्ड लेबर, बच्चों से काम कराना, तो ये तीनों चीज़ें हमारे इस एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के तहत प्रोहिबिट हैं, पूरी तरीके से लागू नहीं होती हैं। इफ़ एनीवन इज फोर्स्ड टू डू दिस थिंग, और अगर किसी को ज़बरदस्ती इस तरह की चीज़ें कराई जा रही हैं, ही और शी कैन गो टू द कोर्ट, वो पूरी तरीके से आज़ाद है कि वो कोर्ट जा सकता है, अपने इस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है। Next fundamental right, right to freedom of religion. India is a vast country where people of different religion and belief live together. India एक बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ पे अलग अलग धर्म के, अलग अलग बिलीफ के लोग एक साथ रहते हैं। All religions are equal before the law as India is a secular state. हमारे यहाँ सारे धर्म जो भी हैं, रिलीजन जितने भी रिलीजन्स हैं, धर्म हैं, वो सब बराबर हैं कानून के नज़र में, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। Every person has a right to practice, profess and propagate the religion of his or her own choice. हर इंसान के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी तरीके के रिलीजन को वो प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ऑल इंडियन सिटीजन हैव इक्वल राइट रिलेटेड टू कल्चरल एंड एजुकेशन। हर इंडियन सिटीजन के पास बराबरी का राइट होता है कि वो अपने कल्चर, अपने और एजुकेशन, पढ़ाई से रिलेटेड इक्वालिटी में रह सकता है। एवरी चाइल्ड इज फ्री टू रिसीव द एजुकेशन अप टू एनी लेवल इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विदाउट बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड। हर बच्चा जो है पूरी तरीके से आज़ाद है कि वो एजुकेशन, पढ़ाई को कर सकता है किसी भी लेवल तक, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं, और उसके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड सेक्स। और उस बच्चे के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव हम जात के आधार पर, धर्म के आधार पर या उसके सेक्स के आधार पर हम नहीं कर सकते हैं। सिटीजन ऑल्सो हैव द फ्रीडम टू प्रोपिगेट, प्रैक्टिस एंड प्रिजर्व एनी कल्चर दे चूज। साथ ही साथ नागरिकों के पास ये भी आज़ादी होती है, फ्रीडम होता है कि वो जिस कल्चर को प्रिजर्व करके बचा के रखना चाहते हैं उसको वो उसको बचा के रख सकते हैं, उसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। नाउ दिस राइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट एज इट प्रोटेक्ट ऑल द फंडामेंटल राइट। ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे बाकी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। इट अलाउ द सिटीजन टू मूव टू द कोर्ट। ये नागरिकों को आज़ादी देता है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं
if they believe that any of their fundamental right has been violated by the state, organization or any individual. अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कोई भी फंडामेंटल राइट जो है उनसे छीना गया है राज्य के द्वारा या फिर और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के द्वारा या किसी भी इंसान के द्वारा, तो ये फंडामेंटल राइट ये पूरी तरीके से लोगों को, सिटीजन्स को आज़ादी देता है कि वो कोर्ट जा सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट को बचा सकते हैं. राइट टू एजुकेशन. द राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट. राइट टू एजुकेशन एक हमारा फंडामेंटल राइट है. इट प्रमोट द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड एम्पावरमेंट एंड हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन. ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है ये लोगों को, इंसान की फ्रीडम को प्रमोट करता है कि उसका पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो सके, पूरी तरीके से वो इंसान जो है, ये फंडामेंटल राइट मदद करता है इंसान के डेवलपमेंट में. However, millions of children and adults remain deprived of educational opportunity, mostly due to the poverty. हालांकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और अडल्ट हैं, बड़े लोग हैं जिन्हें बराबरी की एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, पढ़ाई का मौका नहीं मिलता है क्योंकि ज़्यादातर सब पॉवर्टी लाइन में होते हैं, गरीब होते हैं. On 1st April 2010, our Constitution passed a law making education a fundamental right. 1 अप्रैल 2010 में हमारे संविधान ने एक लॉ बनाया और इस लॉ के तहत एजुकेशन को, पढ़ाई को, शिक्षा को हमारा एक फंडामेंटल राइट बनाया गया और हर बच्चे का फंडामेंटल राइट बनाया गया. द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट एम एट प्रोवाइडिंग फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर. अब ये राइट टू एजुकेशन के तहत एक तरीके से इस राइट का मतलब ये होता है कि बच्चों को फ्री में एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी. जो भी बच्चे 6 से 14 साल के हैं, 6 to 14 ईयर्स के बीच के बच्चों को फ्री में एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाएगा. फंडामेंटल राइट एज ह्यूमन राइट. आवर कंट्री प्लेड एन एक्टिव रोल एज अ मेंबर ऑफ द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट. हमारा देश जो है वो कमीशन ऑन ह्यूमन राइट का एक एक्टिव मेंबर है सिंस इट क्रिएशन इन 1946 बाय द यूनाइटेड नेशन. और कमीशन ऑन ह्यूमन राइट को 1946 में बनाया गया था, बनाने वाला यूनाइटेड नेशन था. CHR कमीशन ऑन ह्यूमन राइट को रिप्लेस कर दिया गया बाय द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इन 2006. इसे 2006 में रिप्लेस करके यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में रिप्लेस किया गया. इंडिया टुक एन एक्टिव पार्ट इन ड्राफ्टिंग ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट. और हमारा जो देश है, इंडिया है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इसमें इन ड्राफ्टिंग द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स. इंसान के जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उसको यूनिवर्सली डिक्लेरेशन मतलब हो गया कि पूरी तरीके से यूनिवर्सली कैसे, मतलब कि ह्यूमंस के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसमें इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ऑल्दो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल. हालांकि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो देश की गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसे लीगली, कानूनी तौर पे लागू नहीं किया जाता है, इन्फोर्सेबल नहीं है. इंस्टेड दे आर द गाइडलाइन फॉर क्रिएटिंग अ सोशल ऑर्डर. ये एक तरीके की गाइडलाइन है जो कि हमें, जो हमारे देश को मदद करता है ताकि हमारा देश सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, इन सब चीज़ों को अच्छे से कर सके. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो एक तरीके की गाइडलाइन है. गाइडलाइन का मतलब हुआ एक तरीके का निर्देश है जो कि हमारे देश को मदद करता है इन क्रिएटिंग अ सोशल ऑर्डर, ताकि एक सोशल ऑर्डर, सामाजिक ऑर्डर बनाया जा सके और इस सोशल ऑर्डर में ये सारे फीचर्स हों, सोशलिज्म, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, बराबरी, फर्टर्निटी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखे हुए हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज. राइट आर ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय ड्यूटीज. राइट्स के साथ साथ हमेशा हमारी ड्यूटीज भी होती हैं. कुछ ड्यूटीज मतलब हमारी राइट्स हैं वो हमारे अधिकार हो गए, ड्यूटीज मतलब हमारी जो हमें करना चाहिए. दे कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन वी परफॉर्म अवर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबली. और राइट्स को भी हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम अपनी ड्यूटीज़ को
पूरी तरीके से कामों को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से पूरा करें। राइट विदाउट ड्यूटीज आर मीनिंगलेस। अगर हमें सिर्फ राइट्स की ही मिले और हमें कोई ड्यूटी ना मिले, कोई काम ही ना मिले, तो इस तरह के राइट्स का कोई मतलब नहीं बनता। फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिफाइंड एज अ मॉरल ड्यूटी ऑफ ऑल द इंडियन सिटीजन टू हेल्प बिल्ड अ फ्री, रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी नेशन। फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं वो मॉरल ड्यूटीज होती हैं हर भारतीय नागरिक की, ताकि हम अपने देश को बहुत ही फ्री और बहुत ही हेल्दी बना सकें और रिस्पॉन्सिबल बना सकें। Now these duties also promote a spirit of patriotism amongst the citizen। साथ ही साथ ये जो ड्यूटीज़ होती हैं, ये जो कर्तव्य होते हैं, ये हमारे देश के नागरिकों के अंदर जो देशभक्ति की जो भावना होती है उसको भी प्रमोट करते हैं। It is important to use our right and freedom only up to the limit where they do not interfere with the freedom and the rights of the other। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने राइट्स का, अधिकारों का, अपने फ्रीडम का उस लिमिट तक सिर्फ इस्तेमाल करें जहाँ पर किसी दूसरे के राइट्स का, अधिकारों का उल्लंघन ना हो रहा हो, किसी दूसरे के राइट में इंटरफेरेंस ना हो रही हो। टू इम्प्लीमेंट द सम फंडामेंटल ड्यूटीज हैज़ बीन एडेड टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42th अमेंडमेंट। इस चीज़ को लागू करने के लिए हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में जोड़ा गया। 42 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। द 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो क्या क्या हैं? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन। हमें अपने देश के संविधान, उसके आइडियल, उसके इंस्टीट्यूशन, हमारे देश का नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज, हमारा जो नेशनल एंथम है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमें अपने इस तरीके के आइडियल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए, जिससे ऐसे नोबल आइडियाज़ को फॉलो करना चाहिए जो इंस्पायर करते हैं हमारे नेशनल स्ट्रगल को, कि कैसे हमने आज़ादी पाई है, तो उस तरह के आइडियल्स को हमको फॉलो करना चाहिए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सबऑर्डिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। साथ ही साथ हमें देश की सबऑर्डिनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए, देश की एकता को बचाना चाहिए। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। साथ ही साथ हमें अपने देश को डिफेंड करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए, और जब कभी भी हमें हमारे देश को हमारी ज़रूरत हो तो हमें अपनी सर्विसेज देनी चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। टू प्रमोट द हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। साथ ही साथ लोगों में भाईचारे की भावना को भी प्रमोट करना चाहिए, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। ट्रांसजेंडिंग द रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी, मतलब हमें भाईचारा जो है ये पूरे देश में फैलाना चाहिए, किसी भी धर्म, भाषा, रीजनैलिटी को नहीं देखना चाहिए। टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, हमें इस तरीके की किसी भी प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी भी महिला का या महिलाओं की जो डिग्निटी है, जो आत्मसम्मान है, उसको ठेस पहुँचे। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, हमें अपने देश का कल्चर, अपने देश की धरोहर को बचाना चाहिए, उसकी वैल्यू करनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, उसे बचाना चाहिए, उसे इम्प्रूव करना चाहिए, जिसमें कि हमारे सारे फॉरेस्ट, जंगल आ सकते हैं, लेक्स आ सकते हैं, नदियाँ आ सकती हैं, जंगली जानवर आ सकते हैं, और जितने भी लिविंग क्रीचर हैं, जितने भी जो प्राणी हैं, जो जिंदा हैं, उनके प्रति हमें कंपैशन, उनको प्यार करना चाहिए। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, साथ ही साथ हमें ह्यूमनिज्म मतलब एक तरीके का सिस्टम that considered that solving the human problem with the help of reason, इसका मतलब हुआ कि जैसे कि हमें साइंटिफिक तरीके से सोचना चाहिए और इंसानों की जो प्रॉब्लम है उसको एक रीज़न के साथ हेल्प सॉल्व करना चाहिए। हमारे अंदर ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए कि हम हर चीज़ की इंक्वायरी करें, हर चीज़ को जानें, उसको रिफॉर्म करें। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि जो हमारे
पार्क्स हो गए या सड़कें हो गई या जो भी बिल्डिंग्स हो गई, हमें उसको बचाना चाहिए। एंड टू एब्जॉय द वायलेंस, हमें किसी भी तरीके से हिंसा नहीं करनी चाहिए। टू स्ट्राइव टूवर्ड द एक्सेलेंस इन ऑल द स्पीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that the nation constantly rises to the higher level of endeavor and achievement। साथ ही साथ हमें इंडिविजुअल्स को, लोगों को हर तरीके के क्षेत्र में एक्सीलेंस हासिल करनी चाहिए, बढ़ावा मिलना चाहिए और अचीवमेंट हासिल करना चाहिए, ताकि जो हमारा देश है वो लगातार हर जगह पे और ऊंचाइयों पे पहुँचे, हमारा देश ऊंचाइयों पे पहुँचे और हर तरीके की अचीवमेंट को हासिल कर सके। That's for today, and in the next video I will discuss some other chapter. Hope you will like the video. Thank you.